Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all in my YouTube channel, Chemistry with Mubashir Sir, and I am presenting this lecture through Alpha Class Handwara, which is one of the leading institute. Today's lecture will be on mole concept, one of the important lecture for both class 11th and class 12th. आज की क्लास में, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, that is one of the important concept of chemistry, that is mole concept. Most of the students get confused in this concept. So आज हम कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही हम बोलते हैं कि बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की, मोल होता क्या है। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग मोल और मोल कंसेप्ट, यू माइट बी फैमिलियर विद द वर्ड मैटर। आपको मैटर का तो पता होगा, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री एज स्टडी ऑफ मैटर। हम कहते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैटर जो होता है, इट मे बी एनीथिंग अराउंड अस, हमारी विसिनिटी में, हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर दे आर विजिबल और इनविजिबल, लाइक स्टोन, बैग, प्लास्टिक, क्लोथ्स, हमारे पास बिल्डिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सॉइल एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आती है, मैटर में आती है। अब ये जो मैटर है, इसके जो बेसिक वी कैन से जो यूनिट्स हैं जिनका ये मैटर कंपोज किया हुआ होता है, वो या तो एटम्स होते हैं, या तो आयन्स होते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, फिर एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, मीजॉन्स होते हैं, या वी कैन से कॉर्कस होते हैं। कॉर्क इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम में पाया जाता है। तो ये सारे जितने भी ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, या जितने भी ये सब एटमिक पार्टिकल्स है, या जितने भी ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की अगर आपको काउंटिंग करनी होगी, अगर आपको इनका मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, तो इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इन जो ये बहुत माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काउंटिंग करने के लिए, इनकी मेजरिंग करने के लिए एक केमिस्ट्स ने एक यूनिट बनाया। उस यूनिट को क्या नाम रखा गया, मोल। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक रफ लैंग्वेज में बोलूं कि मोल क्या होता है, मोल इज सिंपली, इट इज़ सिंपली केमिस्ट्रीज यूनिट। जो केमिस्ट होता है, जो केमिस्ट्री के साथ डील करता है, उसको जब काउंटिंग करनी होती है, उसको जब नंबरिंग करनी होती है, उसको जब मेजर करने होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स के साथ जब उनकी कैलकुलेशन की करनी होती है, मॉलिक्यूल्स के साथ, आयन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, प्रोटॉन्स के साथ, न्यूट्रॉन्स के साथ, तो वो यूज़ ए यूनिट जिसको हम कहते हैं मोल। ठीक है, तो मोल सिंपली क्या है, इट्स ए यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितने भी मटेरियल्स जिनके साथ हम लेबोरेटरीज में, या साइंटिफिकली जिनके साथ हम, या साइंटिफिक रिसर्च जिन पे हम करते हैं, ठीक है, जब हमें उनकी मेजरिंग करनी होती है, जब हमें उनका मेजरमेंट करना होता है, तो हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज मोल। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज सिंपली ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस दैट इज चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड एक रेफरेंस लिया गया, उसको मेजर करने के लिए, तोलने के लिए, उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मोल। तो मोल क्या होता है, मोल एक केमिस्ट्स यूनिट होता है, इट्स अ यूनिट टू मेजर एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अब अगर आपने कभी भी मोल के रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि वन मोल जो होता है, वन मोल दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अमूमन हम यही देखते हैं बुक पे कि जो मोल होता है उसमें क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ, हम कहते हैं वन मोल, या मोल जो होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये मोल जो है, इसका जो वैल्यू है वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन है। इट इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि ऐसे ही वैल्यू को क्यों लिया गया है। उन्होंने क्यों नहीं 10⁻3 का वैल्यू रखा, या जिसको हम थाउजेंड बोलते हैं, 10⁻6 जिसको हम मिलियन बोलते हैं, ठीक है, या इन्होंने 10⁻10 रखा। इन्होंने ऐसे वैल्यूज़ क्यों रखे, 6.022 इंटू 10⁻23।
आई होप कि इस लेक्चर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, मोल जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ how many particles, 6.022 into 10 to the power 23 particles, and such a number is also known as Avogadro's number. इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है Avogadro's number, Avogadro's number। ये एक इटली से एक हमारे केमिस्ट थे। लास्ट लेक्चर में हमने इनका लॉ भी पढ़ा था, इनकी हाइपोथेसिस भी पढ़ी थी। पूरा नाम इनका है एमिडियो एवोगैड्रो, और इसी नंबर को क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब कैसे हम कह सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा आपको ए मोल, मैं यहाँ पे बोलूंगा ए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डज ए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन? इट सिंपली मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछा जाएगा how many pens are there in 1 mole of pens contain how many pens? 6.022 into 10 to the power 23 pens. How many hydrogen atoms are present in 1 mole? So there are 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कुछ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एक रेफरेंस लेते हैं 1 डजन कंटेन्स हाउ मेनी क्वांटिटीज? इट कंटेन्स 12 क्वांटिटीज, ठीक है। या हम बोलते हैं 1 kg, ठीक है। 1 kg कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 लीटर कंटेन्स हाउ मेनी मिली लीटर्स? 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। सिमिलरली 1 पेयर कंटेन्स हाउ मेनी क्वांटिटीज? 2 क्वांटिटीज। तो इसी तरह से जैसे हम अपनी डेली लाइफ में डजन, पेयर्स हम कहते हैं, और वी कैन से kg, ठीक है। दीज आर ऑल द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो होते हैं, हालांकि जो मैंने पेन्स की एग्जांपल दी यहाँ पे, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम दी, क्योंकि पेन्स के लिए हम मोल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम मोल का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे जो क्वांटिटीज़ होती है उनका नंबर इतना ज़्यादा होता है, या वो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए काउंटिंग, उनका मेजरमेंट करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो हमने 2-3 बातें आपके साथ शेयर की, आपने उनको नोट किया होगा, आपने अपने माइंड में उनको फीड किया होगा। सबसे पहली बात हमने कही मोल की, कि मोल होता क्या है। ये सिंपली एक यूनिट बनाया गया है केमिस्ट्स के द्वारा, ताकि वो जितनी भी सब्सटेंसेस हमें, जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है केमिस्ट्री में, हम मोल का इस्तेमाल करते हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए। और हमने ये कहा कि मोल इज़ यूज्ड टू डू कैलकुलेशन फॉर एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसके बाद दूसरी बात हमने कही कि एक मोल जो होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा मोल जो होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, दैट हैज़ बीन फिक्स्ड टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे एटम्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो दैट हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट A, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन atom contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. I hope यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। Now जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि एक मोल जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर आप खुद देखोगे ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 के बाद में कितने जीरोस लगाने हैं, 23। तो आप खुद देखेंगे कि अगर हम बोलते हैं ना 10 टू द पावर 3 इट मीन्स 1000, 10 टू द पावर 5 इट मीन्स लाख, 10 to the power 7 it means crore, 10 to the power 9 it means अरब, and 10 to the power 11 it means खरब। तो अगर हम सिर्फ 10 to the power 11 तक जाते हैं तो कितना बड़ा नंबर आता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर जिसको बोलते हैं, जिसको मोल बोलते हैं, उसमें 10 to the power 23, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। और कहा जाता है, ऐसे बुक्स में कहा जाता है, ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर करो कि ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर इतने नंबर्स के मार्बल्स, अगर हम इतने नंबर्स के मार्बल्स क्या करेंगे ना, लगाएंगे ना, तो क्या करेगा, ये मार्बल्स पूरा यूनिवर्स है ना उसको कवर कर सकता है विथ ए थिकनेस ऑफ नियर अबाउट 5 to 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके पास इतने नंबर होंगे ना, आप पूरी लाइफ
काउंट नहीं कर पाओगे इतने नंबर्स को। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक मोल होता है उसको फिक्स क्यों रखा गया है 6.022 इंटू 10⁻20। यही नंबर क्यों एक मोल कहलाता है, या एवोगाड्रोस नंबर जिसको बोलते हैं? इसका आंसर हमें नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये फोकस रखना है कि यही नंबर क्यों, यानी जो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ना, यही मोल क्यों, यानी मोल को यही नंबर क्यों मिला है? देखिए हमें पता है कि इन द बिगिनिंग क्या हुआ था। हमें पता है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जितने भी हमारे एटम्स चाहे ले लो, या जितने भी मॉलिक्यूल्स ले लो, या जितने भी आयन्स आप ले लो, या इलेक्ट्रॉन्स ले लो, प्रोटॉन्स ले लो, न्यूट्रॉन्स ले लो, आपको पता है ना कि ये सारे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इवन हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर इतने छोटे पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, इज इट पॉसिबल टू काउंट दिस पार्टिकल्स? क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम इन छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम बनी थी उस टाइम। जो केमिस्ट्रिस्ट थे जो उनके साथ डील कर रहे थे, उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि अगर ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं अच्छे से देख पाते हैं, तो हम इनको काउंट कैसे करेंगे? तो उनके जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, हम काउंटिंग के बजाय अगर हमें किसी मतलब सब्सटेंस का वेट पता चल जाए, यानी अगर हमें काउंट करना है, काउंटिंग के बजाय अगर हमें पता चल जाए कि अच्छा एक मोल का वेट इतना होता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। हमें पता चलेगा कि हाँ, एक मोल जो होता है उसका वेट, उसका वजन इतना होता है, तो वजन के हिसाब से हम मोल को फिर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वी पीपल और फॉर दोज पीपल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल एट दैट टाइम, टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मोल। ठीक है, क्योंकि हैफर्जर्ड हो जाता काफ़ी, और ये पॉसिबल ही नहीं था काउंटिंग इन नंबर्स की, या इन एटम्स की, इन सब एटमिक पार्टिकल्स की करने की। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इट इज़ बेटर टू रिप्लेस दिस काउंटिंग बाय वेइंग मेथड। हम क्या करेंगे? हम सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? वे करेंगे, ताकि हमें ये कंसेप्ट मिल जाए कि एक मोल जो होता है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोल को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, यानी उन्होंने मोल को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मास। मास में क्यों उन्होंने रेफरेंस मास क्यों लिया? क्योंकि काउंटिंग वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। तो उन्होंने मोल को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मास। कैसे डिफाइन किया? हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मास हाउ कैन वी डिफाइन मोल। मोल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities, that's atoms, ions or molecules, as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12 isotope। यानी इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें उतने ही एटम्स या उसमें उतने ही पार्टिकल्स होने चाहिए जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 के पास होंगे। यानी अगर आपके पास क्या है, इफ़ यू हैव 12 ग्राम्स किसके? कार्बन 12 आइसोटोप के। कार्बन 12 आइसोटोप जो है, जो स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है, अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप है, इस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल्स होंगे ना, उतने ही पार्टिकल किसी मास में अगर पाए जाएंगे ना, किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में पाए जाएंगे ना, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलेंगे मोल। ठीक है, इसका मतलब यहां पे रेफरेंस क्या लिया गया था? कार्बन 12। साथ ही मैं आपको बोल दूं कि स्टार्टिंग में, क्योंकि जब एटम का मास, जब आपको एटम का मास निकालना था ना, तो उन्होंने देखा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एक्यूरेटली द मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक टर्म बोली, दैट इज रिलेटिव मास। क्या बोला उन्होंने? एक टर्म बोली, दैट इज रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम का मास निकालना, लेकिन इन रिलेशन टू एनी अदर एटम जिसका मास पहले से ही फिक्स रखा गया था, उसको बोलते थे रेफरेंस एटम। यानी एक स्टैंडर्ड को लिया जाता था, उसका मास फिक्स होता था, उसी के मुकाबले में किसी और एटम का मास निकाला जाता था। और सबसे पहले उन्होंने लिया था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को लिया गया था एज रेफरेंस, और हाइड्रोजन का मास रखा गया था 1, क्योंकि हाइड्रोजन उस टाइम लाइटेस्ट एलिमेंट था। तो कहा कि हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं, और इसी रेफरेंस का इस्तेमाल करके हम बाकी एलिमेंट्स का मास निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके वैल्यूज कुछ फ्रैक्शंस में आए, इसको रिप्लेस किया फिर ऑक्सीजन ने। फिर रेफरेंस किसको रखा गया? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव था, ऑक्सीजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बना रहा था। तो फिर जो 1961 में, ठीक है, 1961 में जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फिर कार्बन 12 हमारा जो है
कार्बन 12 आइसोटोप को एज रेफरेंस लिया, ठीक है, और फिर उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने इन टर्म्स ऑफ मास मोल को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो कार्बन 12 है, इफ़ यू आर टेकिंग 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, ठीक है, उस कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, अगर उतने ही पार्टिकल किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में पाए जाएंगे ना, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। यानी वहां पे फिर से रेफरेंस यूज किया गया, हमने कार्बन 12 को रेफरेंस लेके हमने 1 मोल को क्या किया, हमने 1 मोल को उसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक आप बात बोलो कि अगर हमारे पास रेफरेंस है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12, ठीक है, यानी 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितना मास होगा, जितने इंटिटीज होंगे, उतने ही इंटिटीज अगर किसी सब्सटेंस में पाए जाएंगे ना, हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो होता है दैट कंटेन्स 1 मोल। अब हमारे पास या जो केमिस्ट थे उस टाइम, उनके पास एक प्रॉब्लम आई थी, दैट इज अब उनको ये पता होना चाहिए था कि ये जो 12 ग्राम्स जो है कार्बन 12 के, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। उनको ये पता करना था कि कार्बन 12 आइसोटोप के जो 12 ग्राम्स उन्होंने लिए हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। इसके लिए उनको पता होना चाहिए कि एक एटम जो है कार्बन 12 का, उसका मास कितना है, ठीक है। एक्चुअली उनको पता क्या करना था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इस नंबर ऑफ एटम्स को पता करने के लिए उनको एटलीस्ट कार्बन 12 आइसोटोप के एटम का मास पता होना चाहिए, और वो मास उन्होंने कैलकुलेट किया किससे, बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, ये एक अपैरेटस है, ठीक है, जिससे क्या किया जाता था, एलिमेंट्स का, एटम्स का मास उस टाइम कैलकुलेट किया जाता था। तो इस स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से क्या हुआ कि जो मास है किसका, कार्बन 12 आइसोटोप के एटम का, वो निकाला गया, एंड दैट वाज अबाउट टू बी 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। याद रखेंगे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि मोल को डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। और जब मोल को डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ मास, इट वाज फाउंड दैट अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसमें उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वी विल कंसिडर इट एज 1 मोल। अब साइंटिस्ट के लिए जो उस टाइम जो वी कैन से जो प्रॉब्लम थी, या उनके लिए जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, दैट वाज उनको ये पता लगाना था कि जो 12 ग्राम्स है कार्बन 12 के, जो 12 ग्राम्स है कार्बन 12 के, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। लेकिन बिफोर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स, उनको ये पता होना चाहिए कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है। वो उन्होंने निकाला एक टेक्निक से, ठीक है, दैट इज बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो कितना निकला, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। इसका मतलब दो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए थी वो हमें पता है। देखो, हमें पता है एक मोल जो होता है कार्बन का, एक मोल जो होता है कार्बन का, वो वे करता है 12 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम्स। यानी हमें एक मोल का वजन भी पता है कितना है, 12 ग्राम्स। हमें यह भी पता है कि एक एटम जो है उसका मास कितना है, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स। अगर हमारे पास दोनों ये वैल्यूज दिए गए हैं, क्या हम नंबर ऑफ एटम्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मानो आपके पास एक बॉक्स है, यू हैव वन बॉक्स। इस बॉक्स में मानो हमारे पास क्रिकेट बॉल्स है, कुछ भी बॉल्स हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास बॉल्स है। अगर हमें इस बॉक्स का टोटल वेट पता है, लेट इट बी ये 10 kg है, हमें पता है इस बॉक्स का वजन कितना है, 10 kg है। और हमें ये भी पता है, याद रखेंगे, हमें ये भी पता है कि जो एक बॉल है उसका जो वेट है वो 2 kg है। क्या है, 2 kg है। यानी हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या है, उस बॉक्स का जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, जो वेट है दैट इज 10 kg। और उस बॉक्सेस में जितनी भी बॉल्स है ना, हर एक बॉल का जो मतलब वेट है दैट इज 2 kg। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी होगी। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 10 kg यानी टोटल वेट डिवाइड बाय द वेट ऑफ ईच पार्टिकल दैट इज 2 kg। हमें क्या मिल जाएगा, 5। इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा जो बॉक्स है इसमें कितनी बॉल्स है, 5 है। क्योंकि हमें इस बॉक्स का वजन भी पता है, हमें ये भी पता है कि इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है, हर हमें पता है कि एक क्वांटिटी का वजन कितना है। तो हम करेंगे टोटल वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 क्वांटिटी, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, आप देखोगे हमें पता है एक मोल जो है कार्बन का, उसका टोटल वेट कितना होता है, 12 ग्राम्स। और हमें यह भी पता है जो कार्बन 12 का एटम होता है, एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है। यानी हमें टोटल भी पता है, यानी टोटल जो 1 मोल होता है कार्बन का, वो कितना वेट करता है, 12 ग्राम्स।
दैट इज 12 ग्राम्स। ठीक है, दैट मीन्स 12 ग्राम्स पर मोल ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। हमें यह भी पता है कि कार्बन 12 का एक एटम जो होता है उसका मास कितना है, दैट वाज कैलकुलेटेड टू बी 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। क्या हम नंबर नहीं पता कर सकते हैं? जैसे अभी हमने कहा टोटल वेट कितना था वहां पे 10 kg, यहाँ पे जो 1 मोल का वेट कितना है 12 ग्राम्स, उसको हमने डिवाइड किया था, वहां पे एक क्वांटिटी का वेट कितना है दैट इज 2 kg। यहाँ पे जो एक हमारा कार्बन 12 एटम है उसका वेट कितना है दैट इज 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चलेंगे? वही मैंने नीचे लिखा है, देखो हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन जो है दैट वेज 12 ग्राम्स। वी नो दैट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो है उसका मास कितना निकला था 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स। क्या हमें नंबर ऑफ एटम्स एक मोल ऑफ कार्बन 12 में नहीं पता चलेंगे? वो किसके बराबर होगा 12 ग्राम्स पर मोल ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के एक मोल में कितने ग्राम्स है 12 डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम पर एटम ऑफ कार्बन। यानी एक जो एटम है कार्बन 12 का उसका मास कितना है इतना है। इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो खुद देखेंगे आप, यहां से देखेंगे 12 को डिवाइड करना है 1.992648 से। क्या 1.99 को हम 2 नहीं मान सकते हैं? तो जैसे ही 12 को डिवाइड करेंगे 2 से इट विल कम 6.022, क्योंकि हमें पता है जब 12 को डिवाइड करेंगे 1.99 से तो लेट इट बी, अगर हम रफली भी कैलकुलेट करेंगे ना इट विल कम 12 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हमें 6 में कुछ आएगा। तो जब इसको डिवाइड हम करते हैं वी गेट द आंसर, हमें जो आंसर मिलता है दैट इज 6.022137 हमें मिल जाता है। और यहाँ से देखेंगे ग्राम से, यहाँ से ग्राम कट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर हमें आंसर किस में आएगा, नीचे एटम है ना ऊपर आएगा तो वी विल गेट एटम और फिर आएगा पर मोल, एटम पर मोल। और यही जो वैल्यू है दैट इज 6.022, इसको फिर हम रफली लिखते हैं 6.022 और 10 टू द पावर माइनस 23 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर और 23 माइनस में था तो ये अब क्या आएगा प्लस में आएगा। तो वी विल गेट अ वैल्यू 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। यानी एक मोल में, एक मोल अगर हम लेंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको फिर हम रफली कैसे लिखते हैं, वी राइट इट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई होप कि अब आपको ये दिमाग में आया होगा कि अगर हम एक मोल की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा बोलो 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने एटम्स होते हैं, तो आप सिंपली बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, मैंने कोशिश की कि आपको ये पता चले कि हम अमूमन ये याद रखते हैं कि 1 मोल जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। लेकिन यही वैल्यू क्यों लिया गया? इसका आंसर ये है कि जैसे ही हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की बात करते हैं काफ़ी माइन्यूट होते हैं तो उनकी काउंटिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। तो फिर केमिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसके बरकस के अगर हम काउंटिंग करें जो कि काफ़ी मुश्किल है, हमें अगर पता चल जाए, हम अगर इन रिलेशन विथ वेट निकालेंगे, अगर हमें एक मोल का वेट पता चल जाएगा इट विल बी फीजिबल फॉर अस टू से दैट व्हाट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मोल। ठीक है, तो उन्होंने फिर मोल को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ वेट। उन्होंने कहा कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल जिस सब्सटेंस में पाए जाएंगे हम बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का जो है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसको आगे यानी इस 1 मोल का कंसेप्ट समझाने के लिए उनको पता होना चाहिए था कि जो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए उनको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, एक कि कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना है, दूसरा कि एक मोल जो है कार्बन का उसका वेट कितना है। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम्स और जो कार्बन 12 आइसोटोप का एक कार्बन एटम होता है उसका मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकला था 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। तो उनका डिवीजन जब किया तो वी विल गेट ये 1 मोल, तो वी विल गेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में पाए गए दैट वर फाउंड टू बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। यानी एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज नाउ बेसिक थिंग्स अबाउट मोल। आई होप कि थोड़ा सा आपको मोल का कंसेप्ट मिला होगा। मोल इज ए केमिस्ट्रीज यूनिट। मोल 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स कैसे आया, ठीक है, और
इसके बाद अब कुछ बेसिक चीज़ें हमें सीखनी है अबाउट मोल। देखें वो हमें कैसे समझ आएगा, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कार्बन की। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन, वी नो दैट कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। जब हम बोलते हैं ना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स भी होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स भी होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। और वी आर वेरी 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 मच फेमिलियर दैट जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज फाउंड टू बी, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, दैट इज 1.67262 इंटू 10 टू द पावर, शाबाश, -24 ग्राम्स, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 1.67, थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, 492 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, अगर हम देखेंगे ना, हम फिर बोलते हैं कि वी अप्रॉक्सीमेटली दोनों का बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा मास न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है, इसका होता है 1.67262, इसका होता है 1.67492, लेकिन फिर हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स। अगर आप देखेंगे ना, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना था, 10 टू द पावर -24, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 9.103 इंटू 10 टू द पावर -28, जो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम होता है, दैट इज नियरली इक्वल टू 1837 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी जितना भी मास होता है प्रोटॉन का, उसका कितना 1837 टाइम्स कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल किसकी ली, कार्बन की एग्जांपल ली। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप ये देखेंगे, ये दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो टोटल कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2, 4, ठीक है। तो इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें मोल कंसेप्ट समझना है आगे। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इनका मास नेग्लिजिबल होता है। तो नेक्स्ट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर आपके पास एक एटम है कार्बन का, आपको बोलना है कि उसका मास कितना है, तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। क्योंकि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस कार्बन के अंदर होते हैं, तो तीनों का मास हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एंड वी विल गेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। लेकिन इसमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके बराबर होगा, मास ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आपको एक कार्बन एटम का मास निकालना है, दैट्स इक्वल टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बराबर रखनी है। हमने कहा कि कार्बन का जो एक एटम का मास होता है दैट विल बी इक्वल टू 6 प्रोटॉन्स, मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। अच्छा मुझे बताओ, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिला के कितने बनेंगे, दैट मीन्स हमारे पास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वली लेते हैं ना, तो 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स टोटल कितने हो गए, 12। मल्टीप्लाई, हमें पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। इसका मतलब मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके बराबर होगा, मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। मल्टीप्लाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम लेते हैं, तो कितना लेते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये समझ आया कि जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होता है, जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होता है, दैट इज फाउंड टू बी 12 AMU। देखिए कैसे आता है ये, देखिए कैसे आता है। हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इसी यूनिट को हम बोलते हैं 1 AMU।
क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। या मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। इसी ये जो हमारे पास ये क्वांटिटी होती है ना, इसको इसको बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, वही मैंने लिखा कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके बराबर है, मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, when we add them we will get 12 मल्टीप्लाई, हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। और यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ये जो क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या हम 12 मल्टीप्लाई, इसके बदले हम एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिख सकते हैं? तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होता है दैट इज इक्वल टू 12 AMU। एक्चुअली ये जो 12 AMU है ना, हमने एक्चुअली लास्ट स्लाइड में लिखा था 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये किसके बराबर होती है, 1 AMU के बराबर। तो 12 मल्टीप्लाई AMU। तो वही मैंने लिखा कि जो कार्बन का एक एटम होता है उसका मास कितना होता है, 12 AMU, 12 AMU के बराबर। अच्छा आप मुझे बोलो, अगर अगर एक एटम जो होता है कार्बन का वो बराबर होता है 12 AMU के बराबर, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 AMU किसके बराबर होगा? ठीक है, आपको बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि 12 AMU किसके बराबर है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, 1 AMU किसके बराबर होगा, दैट 12 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमें पता है कि कार्बन का जो एक एटम होता है उसका मास होता है 12 AMU। क्या आप मुझे बता सकते हो 1 AMU किसके बराबर होगा? तो 1 AMU किसके बराबर होगा, 12, इसके डिवाइड में चला जाएगा, वही मैंने लिखा है 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यानी 1 AMU का अगर मैं आपको लिटरली यहाँ पे मीनिंग समझाऊं, अगर आपके पास कार्बन का एक एटम है, उसका जब आप मास निकालोगे ना, जब आप उसको डिवाइड करोगे ना 12 से, यू विल गेट 1 AMU। बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, 12 AMU किसके बराबर होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बराबर। अगर 12 AMU एक कार्बन एटम के मास के बराबर होता है तो 1 AMU किसके बराबर होगा, 1 AMU क्या हो जाएगा, 12, इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। यानी कार्बन एटम के एक एक कार्बन एटम का, जब आप एक एटम लोगे, कार्बन का एक एटम का मास डिवाइड बाय 12, दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। नाउ अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप मुझे बताओ कि एक मोल जो होता है कार्बन एटम का, उसका मास कितना होता है, एक मोल का। देखो हमने ऊपर देखा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है, 12 AMU के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है। देखो हमें पता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये जो नंबर है ना, इसको 1 मोल बोलते हैं। तो आपको बोलना है एक मोल जो है कार्बन का, उसमें कितने, क्या उसका मास कितना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। देखो वी नो दैट एक मोल में कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि जो एक मोल होता है कार्बन एटम का, एक मोल होता है कार्बन एटम का, उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यह हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर हमें पता है कि एक एटम जो है कार्बन का, उसका मास इतना है, और हमें यह भी पता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, क्या हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा? दैट विल बी सिंपली, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक एटम का मास कितना है, 12, वेरी गुड। एक एटम का मास कितना है, 12 AMU। हमें कितने का निकालना है, 1 मोल का। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी अगर हमें पता है कि कार्बन का एक एटम का मास होता है 12 AMU, और हमें यह भी पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, क्या हम एक मोल का मास नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, हम सिंपली लिखेंगे 12, और AMU की जगह क्या लिखेंगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स। ठीक है, सॉरी 12 लिखेंगे, और AMU की जगह क्या लिखेंगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, मल्टीप्लाई एक मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी हमने किया क्या, हमने लिखा 12 AMU मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि हमें पता है एक मोल जो होता है कार्बन का, उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, इतना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे मोल
एक मोल का वैल्यू। तो हमें यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, वी नो दैट, हमें ये पता है कि जब हम 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से, 1.67 को आप मल्टीप्लाई करो 6.022 से, दैट विल कम आउट टू बी 10। यानी जब 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। देखिए, जब हम 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 10। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 23, यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर -24। 10 क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर जब हमने 6.022 को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, 1.67 के साथ, वो कितना आया था 10। ये 10 जब इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये बनेगा अब 10 टू द पावर 24। तो यहाँ से 10 टू द पावर 24, यहाँ से 10 टू द पावर -24, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली है कि जब हमने फाइंड किया मास ऑफ 1 मोल, दैट केम टू बी 12 ग्राम्स। वो कितना आया, 12 ग्राम्स। कैसे आया 12 ग्राम्स, जब हमने सिंपली कैलकुलेशन की, जब हमने सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे की, किस किस की कैलकुलेशन की, हमने मल्टीप्लाई किया 1.67 को 6.022 से, उसका आंसर 10 आया। वो 10 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू द पावर 23 को, ये बन गया 10 टू द पावर 24। ठीक है, हमारे पास क्या है 10 टू द पावर 23, और क्या आया था 10 टू द पावर 1। बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इट विल गेट 10 टू द पावर 24। यहाँ पे है 10 टू द पावर 24, यहाँ पे है 10 टू द पावर -24। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, एक मोल अगर आप कार्बन के ले रहे हो, उसका मास कितना होता है, दैट इज 12 ग्राम्स। और इसी को हम बोलते हैं मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। यानी जो भी आपका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास कितना था कार्बन का, 12, उसके पीछे ग्राम लगा दो, तो जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम दिखाएंगे, हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। ठीक है, अगर आपको इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही होगी, हम दूसरी यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन में भी दूर हो सकता है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे माइंड में रहा होगा। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल ली थी कार्बन की, अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, यानी इसमें 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एटॉमिक मास जो है किसका, ऑक्सीजन का, वो किसके बराबर है, देखो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। और हमें पता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, AMU। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 16 AMU, यानी जो ऑक्सीजन है इसका जो एटॉमिक मास है उसको हम बोलेंगे 16 AMU। अब आपसे फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास एक एटम है ऑक्सीजन का, उसका मास कितना है, दैट इज 16 AMU। अच्छा, आप मुझे बताओ एक मोल जो है ऑक्सीजन एटम का, उसका मास कितना होगा। हमें पता है एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास है 16 AMU। हमें कितना बताना है, एक मोल का। हमें पता है एक मोल जो होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन AMU की जगह क्या लिखेंगे, वी विल राइट 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये एवोगाड्रोस नंबर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही कंसेप्ट, हमें पता है कि 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 के साथ, इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, 10 टू द पावर 1 आएगा, यानी 10 आएगा। इसको आप 10 टू द पावर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 23, ये बन जाएगा 10 टू द पावर 24। इस 10 टू द पावर 24 को जब हम क्या करेंगे 10 टू द पावर -24 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 सार सेम पावर एडेड, -24 प्लस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 16, लेकिन किस में, ग्राम्स में, और इसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होगी कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास, हमें पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी स्पीशी का, किसी भी एटम का हमें एटॉमिक मास पता होगा, हम कैसे उसका ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक मोल जो है उसका मास कितना है, सिंपली जो आपका एटॉमिक मास होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, और हमें जो आंसर मिलेगा वो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, और उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस मूल कंसेप्ट, यहाँ से एक जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यानी हमें क्या दिया गया है, हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं कार्बन एटम्स के कितने हैं, किसमें, जब हम हमारे पास जो वेट दिया गया है ना कार्बन का, यानी हमें जो मास दिया गया है, मास जो गिवन है दैट इज 48 ग्राम्स। यानी हमें बताया गया है कि कार्बन का कितना मास है, 48 ग्राम के कार्बन में आपको बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो वी नो दैट, हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो होता है, अभी हम पिछले एक स्लाइड में देख चुके हैं कि 1 मोल जो होता है कार्बन का दैट वेज 12 ग्राम्स। ठीक है, यानी जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, अच्छा 12 ग्राम्स अगर बराबर है 1 मोल के, तो क्या आप मुझे बोलोगे 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 मोल किसके बराबर होगा, 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा। समझ आ रही है बात, मैंने क्या कहा कि वी नो दैट 1 मोल जो होता है कार्बन एटम का दैट इज इक्वल टू दैट वेज 12 ग्राम्स, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वेज 16 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम्स। अगर 12 ग्राम्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 1 मोल, आप मुझे बताओ 1 ग्राम जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी 1 डिवाइड बाई 12 मोल ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अगर हमें पता है 1 ग्राम किसके बराबर है, 1/12, 1/12 मोल ऑफ कार्बन एटम, लेकिन हमारे पास मास कितना है 48, तो 48 किसके बराबर होगा, 1/12 मल्टीप्लाई 48। बात समझ आ रही है, यानी अगर 1 ग्राम का वैल्यू इसके बराबर है, हमें कितने ग्राम्स दिए गए हैं 48 ग्राम्स, तो 48 ग्राम्स किसके बराबर होंगे, 1/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, तो 12 1000 एंड 12 4000। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, वो मोल्स में मिलेगा। दैट मीन्स जो 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन है उसमें कितने मोल्स है कार्बन के, 4 मोल्स। तो हमने इसको कैसे निकाला, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये 4 मोल्स कैसे आया, हमने 48 को डिवाइड किया 12 से। 48 क्या था हमारा, 48 तो हमारा मास था, दैट मीन्स हमने मास ऊपर लिखा जो हमें गिवन था, डिवाइड बाय 12। व्हाट इज 12, 12 इज द एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। 12 क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो हमने नीचे क्या किया, इसके एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास को क्या किया, डिवाइड किया। इसका मतलब हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गई, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास गिवन, जो आपको वहाँ से क्वेश्चन में आपको जो मास दिया होगा आपको वो लिखना है, डिवाइड बाय जो भी स्पीशी, चाहे कार्बन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, जो भी पूछा होगा उसका आपको क्या दिया होगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूलर मास। जब आप इसका डिवीजन करोगे जो आपका आंसर मिलेगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 56 ग्राम्स ऑफ, क्या है 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमें हमें क्या करना है, 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, जो हमारा मास गिवन होगा डिवाइडेड बाय जो हमारा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब नाइट्रोजन जो है इट एग्जिस्ट है मॉलिक्यूल, तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मुझे बताओ इसका मास कितना है, मास तो गिवन है दैट इज 56। ठीक है, डिवाइड बाय इस, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, देखो एक नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 14। कितना है 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, 2 है, तो 14 + 14 कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 28। यानी एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, लेकिन नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 14 + 14 कितना होगा 28। 28 1000, 28 2000, यानी इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, 96 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम। दूसरा क्या है हमारा, 96 ग्राम्स ऑफ 96 ग्राम्स ऑफ सल्फर एटम। हमें बताने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मास कितना दिया गया है 96 डिवाइड बाई हमें सल्फर का क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो आपको पता होगा सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 32। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राम एटॉमिक मास नीचे लिखना है क्योंकि ये तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो 32। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 4 जार 32, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स।
हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मास दैट इज 48 डिवाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। तो 12 1 हजार, 12 4 हजार, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 4। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला डिराइव हुई है दैट इज सिंपली मास जो आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है, आप इसको ट्राई कर लेना। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया था ना, वैसे यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन करना है। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 16 ग्राम्स होते हैं। 16 ग्राम अगर बराबर है 1 मोल के, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई 16। और हमें कितना दिया गया है, 64। तो 64 ग्राम्स किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई 16 इंटू 64। तो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आप निकाल लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये मोलर मास क्या होता है, ठीक है, देखिए देखो मॉलिक्यूल्स की, अभी तक हम एटम्स की बात कर रहे थे, अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, हमें पता है ऑक्सीजन दैट इज O2। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरे ऑक्सीजन में भी क्या होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे, 2। तो भी मैंने 2 एटम्स लिखा, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं, 8 और 8 16। तो 16 इसमें 16 इसमें, तभी मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो 16 है, लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2। तभी मैंने लिखा 2 इंटू 16 16। एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है मल्टीप्लाई 2। और हमें पता है कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी नो दैट 16 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, दैट विल बी 32। और 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 को हम लिखते हैं AMU, क्योंकि इट्स इक्वल टू 1 AMU। दैट मीन्स जो एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, उसका अगर हम देखेंगे उसका मास जो होता है उसको हम लिखते हैं 32 AMU। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, अब आगे देखिए 1 मोल। अगर आपको पता है कि, हाँ वैसे ही क्वेश्चन हमने डाला है, अगर आपको पता है कि आपका जो अगर आपका एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसका जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 32 AMU। आप हमें बता सकते हो एक मोल जो होगा ऑक्सीजन का, उसका मास कितना होगा। देखिए हमें पता है एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 32 AMU। और हमें बताना है एक मोल का, हम क्या लिखेंगे, 32 AMU मल्टीप्लाई जो मोल का वैल्यू होगा, तो 32। और हमें पता है AMU की जगह हम क्या लिखते हैं, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10 के बराबर आएगा, वो 10 इसको ऐड हो जाएगा 10 टू द पावर 24, वो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो विल गेट द आंसर 32। लेकिन इस टाइम जो 32 हमें आंसर मिल जाएगा उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अब ये एटम नहीं है। जो ऑक्सीजन हमारा है ना वो एटॉमिक फॉर्म में, तो वो तो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट होता है, तभी उसके मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जब उसके पीछे ग्राम लगाएंगे वो विल गेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट, वन सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आपको पहले निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, और जब आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा नाइट्रोजन का, तो उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है फिर मोल दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड यू विल गेट द आंसर। और जो आपको आंसर ग्राम्स में मिल जाएगा उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि ये जो टॉपिक था, ठीक है, अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से, जो मैंने आपको शायद क्वेश्चन डाला था पहली स्लाइड में, ये वाला क्वेश्चन, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 kg ऑफ वाटर जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, या अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो 2.6 लेट इट भी कुछ भी वैल्यू है, 2.6 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या 0.74 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट में कितने आयन्स प्रेजेंट होंगे, क्या हम मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इतने ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे, या इतने ग्राम्स में कितने आयन्स होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, मोल कंसेप्ट जो होता है ना, ये उमूमन बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बच्चे इस पर कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं करते हैं, या बच्चे पहले से माइंड बना लेते हैं कि ये तो टफ है, तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। और मैंने क्या बोलते हैं ना कि
दो चार सोर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे कंपाइल्ड वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि मोल कंसेप्ट कहाँ से आया। ये वन मोल जो हम बोलते हैं कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये नंबर कहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कार्बन, और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ली ऑक्सीजन की कि किस तरह से हम यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर एक रिलेशन फाउंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपसे पूछा जाएगा आप हमें बताओ 46 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं उसमें कितने मोल्स होते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि 92 ग्राम्स ऑफ वट एवर अल्मोनियम जो होते हैं उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, तो आपको नटशल में याद रखना है कि जो भी आपको मास दिया होगा उसको डिवाइड करना है उसके, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में होगा तो उसके एटॉमिक मास से, अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट होगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास से, और आपको आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि केमिस्ट्स अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि NaCl जो होता है, NaCl जो होता है, ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl जो होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, 1 मोल ऑफ NaCl जो होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको स्पीशी दी होगी ना, आपको इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, या इसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23, क्लोरीन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 35.5। आपको क्या करना है, ये दोनों क्या है एटॉमिक वेट, इनको ऐड करना है। जब आप एटॉमिक वेट ऐड करते हैं ना, वी विल गेट मॉलिक्यूलर वेट, तो वी विल गेट नियर अबाउट 538,325.5। तो हमें जो इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा ना, दैट विल बी 58.5। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, उसी को आप ग्राम्स में लोगे ना, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। बात समझ आई। यानी अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ कि मुझे कोई बोलेगा लेबोरेटरी में कि जाओ 1 मोल ऑफ NaCl लाओ, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होती है उसमें तो मोल नहीं होता। मुझे क्या करना है, जो भी मुझे साल्ट या जो भी सब्सटेंस मुझे पूछा जाएगा ना कि 1 मोल लाओ, मुझे क्या करना है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे ना उनका एटॉमिक वेट निकालना है, उन एटॉमिक वेट को ऐड करके मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। जितना भी मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा तो उतने ही ग्राम्स मुझे लाने हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर है, तो आप सोडियम का एटॉमिक वेट निकालोगे, दैट इज 23, तो 23 ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, चलो आपसे पूछा जाएगा 1 मोल ऑफ वी कैन से ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। क्या आपको अब पता है कैसे, आप क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का, क्योंकि देखो कार्बन जो है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो 12 इंटू टोटल कार्बन कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 6, 12 इंटू 6 कितना होगा 72, 12,000 तो 12, और 6 में 6 कितना आएगा 96, तो कितना आएगा 6 8 10 1 कैरी 7 8 9 180, दैट इज 180 ग्राम्स जो होंगे। जब आप 180 ग्राम्स लाओगे आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 1 मोल। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से मोल और मॉलिक्यूलर वेट दे आर, हाउ कैन वी कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज। अगर आपको किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट पता है ना, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो हम बोलेंगे कि दैट्स इक्वल टू 1 मोल। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी जो भी आपकी राय होगी, या जो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेट टू दिस टॉपिक, काइंडली मेंशन इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन खुदा हाफिज़।